नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सुनो कहानी यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी द्वारा लिखित कहानी मन न भये 10-20। पापा, कार्तिक जी आए हैं, मैंने हांफते हुए कहा। पापा ने उपन्यास से थोड़ा सिर उठाया और कहा, तो आने देना, तू इतनी बदहवास क्यों हुए जा रही है? पापा वो दीदी को पूछ रहे हैं। तो बता देना कि घर पर नहीं है, रिहर्सल पर गई है, उन्होंने इत्मीनान से कहा। सच, पापा तो कभी कभी, पर मुझे भुनभुनाने का भी अवसर नहीं मिला। कार्तिक भीतर आ गए थे। मैं आई कम इन? उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। पापा जी, आई थिंक यू डोंट माइंड माई कमिंग इन। मैंने सोचा अब मुझे इस घर में ड्राइंग रूम से थोड़ा आगे भी प्रवेश मिल जाना चाहिए। क्यों नहीं बेटे, अब तो यह तुम्हारा अपना ही घर है, पापा ने अभ्यर्थना से उठते हुए कहा। पर उनकी आंखों में स्वागत का भाव जरा भी न था। शायद पुस्तक अधबीच में छूट जाने का दुख था। कार्तिक के लिए कुर्सी सरकाते हुए बोले, शिखा बेटे, अपने जीजा जी के लिए कुछ चाय वाय का इंतजाम करो। मैं जैसे जान छुड़ाकर भागी, सीधे किचन में आकर ही दम लिया। लेकिन फिर लगा कुछ देर रुकना चाहिए था। वहाँ पापा का कुछ ठीक नहीं है, कभी कभी वे बहुत सच बोल जाते हैं। दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इतना मना किया था कि आज रविवार है, कहीं मत जाइए, पर जहाँ माँ शॉपिंग के लिए बाहर निकली, ये भी घर से भाग ली। जानती जो हैं कि कुछ हो जाए तो संभालने के लिए शिखा है ही। राम राम करके कॉलेज का सिल्वर जुबली फंक्शन समाप्त हुआ था। उसमें दीदी की विरहिणी राधा खूब हिट हुई थी। उनके ससुराल वालों ने भी उनके नृत्य कौशल की सराहना की थी। पर बस उसके बाद माँ को धीरे से समझा दिया था कि अब वह किसी समारोह में भाग नहीं लेगी। एक ही शहर का मामला था, इसलिए बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। दीदी इतना भुनभुनाती, उनसे कहिएगा आपके घर पहुंच जाऊं तब 7 तालों में बंद करके रखें, पर अभी से इतनी बंदिश क्यों? और बंदिश क्या यही एक थी? सगाई के बाद जैसे प्रतिबंधों का तांता लग गया था। ओढ़ने पहनने तक की आज़ादी नहीं रह गई थी। दीदी सचमुच कभी कभी इतना घबरा जाती। कहती, कहाँ के घामड़ लोग पल्ले पड़ गए हैं, क्या दुनिया में मेरे लिए यही एक घर रह गया था? माँ तब बड़े प्यार से समझाती, मन छोटा क्यों करती है पगली, तुझे कौन उनके साथ जिंदगी भर रहना है, थोड़े दिनों की तो बात है। तू तो अपने दूल्हे को देख, 7 जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऐसा वर मिलता है। माँ के मुंह से तपस्या की बात बड़ी अजीब सी लगती थी, पर वे झूठ नहीं कहती थी। लड़का उन्होंने लाखों में एक ढूंढा था। लंबा ऊंचा कद, सुगठित देहयष्टि, दमकता गेहुआ रंग, तीखे नाक नक्श। एम.कॉम फर्स्ट क्लास थे। स्टेट बैंक में ग्रेड 2 ऑफिसर थे। शहर में अपना मकान था। पिता रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, इसलिए उनकी बातचीत में रख रखाव में एक आभिजात्य था। और आईएएस में सिलेक्ट हो जाने के बाद तो उनका पूरा व्यक्तित्व ही गरिमामय हो उठा था। जिस दिन दीदी का रिश्ता लेकर पहुंचे थे ये लोग, उसी दिन कंपटीशन की लिस्ट निकली थी। बस उन लोगों ने इसे दीदी का ही शुभ शकुन मान लिया और बात बड़ी आसानी से पक्की हो गई। ऐतराज करने का प्रश्न नहीं था। दीदी को बहू बनाने में किसी भी परिवार को गर्व का ही अनुभव होता। अपने कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझी जाती थी। दीदी नृत्य में प्रवीण तो थी ही, इंग्लिश में एमए भी कर रही थी। मांग जरूर उन लोगों की कुछ ज़्यादा लग रही थी, पर माँ कहती, अच्छे लड़के सड़क पर पड़े नहीं मिल जाते, खर्च तो करना ही पड़ता है। इतना रूप गुण लेकर आई है वह, तो क्या किसी बाबू या मास्टर के घर जाएगी? हीरा सोने में जड़ा हो तभी अच्छा लगता है। लेकिन माँ का हीरा अक्सर उन सुनहले बंधनों में कसमसा उठता था। तब मुझे बहुत आश्चर्य होता था। सोचती थी दीदी एकदम पागल है, ऐसे पति के लिए मैं तो जीवन भर का कारावास स्वीकार कर लूं। चाय लेकर बाहर गई तब कार्तिक पापा से कह रहे थे, तो पापा जी, अब यह जिम्मेदारी आपकी रही। शहर में हमारे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, अगर वे कहीं जाती भी हैं तो शिखा को या भाई को साथ ले लिया करें। यूं अकेले आना जाना ठीक नहीं लगता। देखो बेटे, पापा ने अपना कप उठाते हुए शांत स्वर में कहा, इस घर में किसी के कहीं आने जाने पर प्रतिबंध नहीं है, कम से कम मेरा तो नहीं है। यह क्या कह रहे हैं आप इस घर के बड़े हैं। हाँ, बड़ा तो हूँ, पापा ने निर्लिप्त भाव से कहा, पर इस घर की रीति यही है। तुम्हारे घर आएगी रेखा तो तुम अपने सांचे में ढाल लेना। इतना गुस्सा आया पापा पर, कार्तिक के जाते ही बरस पड़ी मैं। आखिर उनके सामने यह सब कहने की क्या जरूरत थी? पापा उसी शांत स्वर में बोले,
क्या क्या छिपाएंगे बेटा, और कब तक छिपाएंगे? आखिर एक दिन उन्हें सब जान ही लेना है। और उन्होंने साइड टेबल पर रखा उपन्यास फिर से उठा लिया और दूसरे ही क्षण वे उसमें डूब गए। हताश हो अपनी मेज पर आकर बैठ गई मैं। फ्रांस की राज्य क्रांति मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। वे उटपटांग नाम वैसे ही दिमाग में धंसते नहीं। हेनरी लोगों और लुई लोगों पर तो इतना गुस्सा आता है। क्या इनके माता पिता को नए नाम ही नहीं सोचते थे? मुझसे पूछते 100 बता देती। पर अब तो इन लोगों की कृपा से यूरोपियन हिस्ट्री एक भूल भुलैया बन गई है। पढ़ते पढ़ते दिमाग परेशान हो जाता है। तिस पर घर का माहौल ऐसा रहता है कि बस। मुश्किल से 2 पेज पढ़ पाई थी मैं कि आंधी की तरह भाई कमरे में घुस आए। ए शिखा, 3-4 गिलास शरबत तो बना झटपट। मैं मुंह बाएं उन्हें देखने लगी तो एकदम फट पड़े। क्यों? थोपड़ा क्यों लटक गया तुम्हारा? घर में शरबत नहीं है या गिलास गायब है? बना तो रही हूँ बाबा, आप तो बस एकदम सिर पर सवार हो जाते हैं। पैर पटकती हुई किचन में चली आई। इन लोगों के रहते फर्स्ट क्लास तो क्या आएगी, पास भी हो जाऊं तो बहुत है। ट्रे में गिलास लगाकर नाश्ते की प्लेटें भी रख दी थी मैंने। भाई अंदर आए तो चकित रह गए। इतना शाही सरंजाम, ये मेरे लिए तो नहीं हो सकता। कौन आया था? कार्तिक आए थे, मैंने सहमते हुए कहा। उनके लिए तो पलक झपकते ही सारा सामान तैयार हो जाता है, और मेरे दोस्तों के लिए 2 गिलास शरबत बनाते हुए भी लोगों की जान निकल आती है। रखे रहो, हम गन्ने का रस पी लेंगे, उसी लायक तो हम हैं। और वे सचमुच बाहर चले गए। हक्की बक्की सी मैं ट्रे की तरफ देखती रह गई। अब ये इतना सारा शरबत फ्रीज में रख दूं और माँ आकर देख ले तो घंटों चीखती रहेंगी। मैं तो खून पसीना एक करके कमा रही हूँ, तुम लोग इसी तरह मुझे तबाह करते रहो। पर उठाकर नाली में फेंक देने का भी तो मन नहीं होता। पापा, शरबत लेंगे? शरबत? अभी तो चाय ली थी बेटे, अब शरबत ले लीजिए। ले आओ। पापा की आदत इतनी अच्छी है, कभी जिरह नहीं करते। चुपचाप पूरा गिलास गटक गए। एक मैंने पी लिया, शेष दिल कड़ा करके नाली में उलट दिया। वैसे मुझे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। भाई को जरा सा उल्हाना भर दे देती, एक ही सांस में सारे गिलास खाली कर जाते। अजीब से होते जा रहे हैं भाई आजकल। कब किस बात का बुरा मान जाएंगे, कब किस बात पर तूफान मचा देंगे, पता ही नहीं चलता। माँ तो अक्सर बाहर रहती है, दीदी कभी सामने पड़ती नहीं। बस मैं ही हाथ आती हूँ तो मुझी पर जब तक बरसते रहते हैं। यही भाई कभी कभी इतने निरीसे लगते हैं कि प्यार आने लगता है। जीवन में इतनी असफलताओं का मुंह देखा है उन्होंने, और उसके लिए माँ के इतने व्यंग्य बाण झेले हैं कि कभी कभी डर सा लगने लगता है कि कुछ कर ना बैठे। शिखा, माँ की तीखी आवाज़ सुनाई दी तो मैंने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। वे सड़क पर खड़ी टैक्सी का बिल चुका रही हैं। बाहर आकर देखा, एक बड़ा सा खोखा उनके पैरों के पास पड़ा है। इसे हाथ लगवा तो जरा, खूब भारी हो गया है। मरे टैक्सी वाले इतने उदंड हो गए हैं आजकल। तांगे वाला होता तो सीधे अंदर लाकर रखवा देता, उन्होंने हाँफते हुए कहा। खोखा सचमुच भारी था। फाटक से सीढ़ियों तक आते आते दम फूल गया। रेखा कहाँ है? उसे बुला ले जरा। दीदी घर में नहीं है। कहाँ चली गई? उसे इतनी बार मना किया है इतवार को घर पर रहा करे, बेवकूफ़ है बिल्कुल। मैं चुप ही बनी रही। कहीं माँ को पता चला कि कार्तिक जी आकर लौट गए हैं तो यहाँ सड़क पर ही शुरू हो जाएंगी। वे राजकुमार भी घर में नहीं होंगे, तुम्हारे पिताश्री तो हैं, उनको तो बुला। मैं पापा को बुला लाई। हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से वह खोखा उठाकर भीतर रखा। माँ तब तक पंखे के नीचे बैठकर पसीना सुखाती रही। चाय पीते हुए माँ ने फिर पूछा, रेखा कहाँ है? मैंने बात बदलते हुए कहा, इतना सारा क्या लाई है, दिखाइए तो। डिनर सेट है स्टील का, जिंदगी भर को फुर्सत हो जाएगी। चीनी वाले में तो बड़ा रिस्क होता है, एक पीस टूटा कि सेट बर्बाद हो गया। माँ अपने प्रिय विषय पर आ जाए तो बोलती ही रहती है। बड़े उत्साह से उन्होंने सारी पैकिंग खोली और एक एक चीज मेज पर सजाने लगी। सेट सचमुच जोरदार था, 12 लोगों के लिए था। माँ का हर काम रॉयल ही होता है। एक एक प्लेट उठाकर मैं देखने लगी। सब पर कलात्मक अक्षरों में रूपरेखा कार्तिक कुमार अंकित था। आप तो नाम भी लिखवा लाई, मैंने कहा। ठीक रहता है, उन्होंने रहस्य भरे अंदाज में कहा। वहाँ एक फूलझड़ी बैठी हुई है ना घर में, क्या पता कल को सबका सब उठाकर उसे दे दें। उन लोगों को दर्द थोड़ी ही आएगा, पर अपनी तो खून पसीने की कमाई है।
रेखा आ जाती, उसे दिखा देते तो पैक हो जाता। तुम्हारे पिताश्री देखना चाहें तो बुला लो, वे तो साधु महाराज हैं, इन चीज़ों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो इसी दुनिया में रहना है ने। पर यह छोकरी कहाँ गई? वह आजकल भरतनाट्यम सीख रही है। आखिर मैंने कह ही डाला। हफ्ते में 3 दिन जाना पड़ता है। भरतनाट्यम? कब से सीख रही है? कौन सिखा रहा है? किससे पूछकर सीख रही है? माँ तो एकदम बरस पड़ी। परेशानी की बात नहीं है माँ, पद्मनाभ की बहन 2-3 महीने के लिए आई हुई हैं, तो दीदी अपना पुराना शौक पूरा कर रही हैं। वहाँ कोई फीस थोड़ी ही देनी पड़ती है। मैंने समझाने का प्रयास किया तो उसका उल्टा ही असर हुआ। वे और भी नाराज़ हो गई। फीस न देनी पड़े तो माँ से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पैसे कमाने की मशीन तो हूँ मैं, मुझसे और कोई रिश्ता थोड़ी ही है तुम लोगों का। और ये सज्जन घर में बैठे बैठे इतना भी नहीं देख सकते लड़की कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? भरतनाट्यम सीखेंगी। और माँ उसके बाद जो शुरू हुई तो घंटे भर तक बंद नहीं हुई। यह करीब करीब हर छुट्टी का एक कार्यक्रम सा हो गया है। कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है कि माँ को बरसने का मौका मिल जाता है। भाई उस बमबारी से बचे रहते हैं। पापा अनसुनी करके अपने धैर्य की बाजी या पुस्तक में खो जाते हैं। लड़कियां बेचारी कहाँ जाएं? चुपचाप सुबकते हुए घर का काम करती रहती हैं या पढ़ाई की मेज पर सिर डालकर आंसू बहा लेती हैं। अगर माँ पहले वाली माँ होती तो मैं उनके गले में दोनों बाहें डालकर कहती, इतना नाराज़ क्यों होती है माँ? दीदी को अब यहाँ रहना ही कितने दिन है, उन्हें थोड़ी मनमानी कर लेने दो ना, फिर तो चार दीवारी में बंद होना ही है। पर माँ आजकल इतनी अजनबी सी लगती है, उनसे तो बल्कि पापा ज़्यादा अपने लगते हैं। खासकर उस दिन तो पापा बहुत ही अपने लगे थे, जिस दिन माँ पहली बार नौकरी पर गई थी। सुबह स्कूल के लिए चलते समय माँ ने सारी बातें ठीक से समझा दी थी। चाबी सामने वाली कपूर आंटी के यहाँ मिलेगी, खाना अलमारी में ढका मिलेगा, स्टोव कोई नहीं जलाएगा, रेखा खाना लगाएगी, शिखा प्लेटें उठाएगी, विनय सबके यूनिफॉर्म तहा कर रखेगा। छोटी छोटी हिदायतें दी, पर हमारे छोटे से मस्तिष्क पर जैसे बोझ बन गई थी। स्कूल से लौटते हुए पैर मन भर के हो रहे थे। सबसे बड़े भाई कुल जमा 9 साल के थे, पर एक अनाम जिम्मेदारी की कल्पना ने उन्हें भी गंभीर बना दिया था। तुम लोग भीतर चलो, मैं चाबी लेकर आता हूँ। घर के पास आते ही उन्होंने कहा। बगिया का छोटा सा लकड़ी का फाटक ठेलकर भारी मन से हमने भीतर प्रवेश किया। बुझे बुझे मन से दरवाजे को देखा तो खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। सामने पापा मुस्कुराते हुए खड़े थे। फिर तो सारा काम पलक झपकते हो गया। पापा ने स्टोव जलाकर खाना गर्म किया, मैंने प्लेटें लगाई, दीदी ने खाना परोसा, भाई गिलासों में पानी भर कर लाए। खाना गर्म करने के बाद पापा ने अपने लिए चाय बना ली और हम लोगों के साथ बैठकर पीते रहे। सूने घर में लौटने की कल्पना जो दिन भर मन पर बोझ बनी हुई थी, एकदम छूमंतर हो गई। शाम को थकी हारी माँ लौटी। घर से बाहर पहला दिन उन्हें भी भारी लगा था। हम लोगों के लिए ढेर सी टॉफ़ी ले आई थी वे। उन्हें ज़बरदस्ती हमारी जेबों में ठूंस कर हमें अपने से चिपटाकर दिन भर के हालचाल पूछती रही। खुशी के आवेग में दीदी ने पापा की बात भी कह दी। छुपाने लायक उसमें कुछ था ही नहीं। माँ के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। चेहरा एकदम तन गया। हम लोग सहम कर उनसे दूर हो गए। डर भी लगा, लेकिन शाम को खेलने चले गए तो सब कुछ भूल चुके थे। काश माँ भी सब कुछ भूल जाती, पर वे सारा काम करते हुए दरवाजे की ओर कान लगाए रही। तनी हुई मुद्रा में पापा की प्रतीक्षा करती रही। आप दोपहर में घर आए थे? आते ही माँ ने जवाब तलब किया। हाँ। क्यों? क्यों? अपने घर आना कोई गुनाह है क्या? लेकिन मुझे तो आप गुनाहगार बना रहे हैं। तुमसे कुछ कहा है मैंने? कहा तो नहीं, पर इतनी दूर से घर आने का एहसान क्यों? मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया, अपने बच्चों के लिए आया था, रोज आऊँगा। पापा ने कुछ दृढ़ स्वर में कहा और हाथ मुंह धोने निकल गए। बच्चे बच्चे बच्चे, माँ जैसी पागल हुई जा रही थी। जब देखो बच्चों की बात उठाएंगे। क्या मुझे कोई ममता नहीं है, चिंता नहीं है? और बच्चे क्या इन्हीं के अनोखे हुए हैं? आज शहर की 90% औरतें नौकरी करती हैं, गोद के बच्चों तक को छोड़कर जाती हैं। उनके यहाँ कोई तूफान नहीं होता। मेरे बच्चे तो फिर भी बड़े हैं, पर इन्हें आत्मनिर्भर होने का मौका तो दे कोई। अगर लोग बाग इसी तरह दुश्मनी निकालते रहेंगे तो ये बोने के बोने रह जाएंगे। माँ पता नहीं कितनी देर तक बड़बड़ाती रही। पापा बाथरूम से निकलकर कमरे में चले गए और हम तीनों रजाई में दुबक कर खाने के बुलावे की प्रतीक्षा करते रहे। यह पहला मौका तो था नहीं।
हर बार मुंह का स्वाद उतना ही कसैला हो जाता था। कितने दिनों से घर में यही नाटक चल रहा था। विनोद कंस्ट्रक्शंस में पापा की अच्छी भली नौकरी थी, गुजारे लायक मिल ही जाता था, पर माँ को संतोष नहीं था। सोचती थी कंपनी वाले पापा की प्रतिभा का फायदा तो उठा रहे हैं, पर ठीक से मुआवजा नहीं दे रहे। माँ की जिद के कारण पापा को आखिर नौकरी छोड़नी पड़ी। अब 2 साल से पापा सदर में दफ्तर खोलकर बैठे हुए हैं। पापा के पास प्रतिभा थी, अनुभव था, हिसाब किताब की क्षमता थी, पर प्राइवेट बिजनेस में इतने से नहीं चलता। 4 लोगों से मेल मुलाकात चाहिए, गट्स चाहिए, डेयरिंग चाहिए, और चाहिए पूंजी। कम से कम इतनी पूंजी तो हो कि घाटा उठाने की हिम्मत बंधे। पापा यही मात खा गए थे, और घर में असंतोष की पहली चिंगारी तभी फूटी थी। तब तो यह सब जानने की उम्र नहीं थी। तब तो यही समझी थी कि पापा की नौकरी चली गई है, इसलिए माँ को नौकरी करनी पड़ रही है। पास पड़ोस में भी यही सुन पड़ता था। दूसरे दिन भी पापा ने ही दरवाज़ा खोला था, पर पहले दिन की खुशी आज आधी रह गई थी। भाई ने धीरे से कहा भी, पापा अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं, अपने आप खा लेंगे, आप इतनी दूर मत आया कीजिए। न बेटे, स्कूल से लौटकर अपने आप खाना खाने में कितना दुख होता है, इसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी तो खैर मजबूरी थी, पिता का साया सिर पर नहीं था, पर तुम्हें यह दुख क्यों दूं? बचपन की बात करते करते पापा का स्वर अक्सर भीग जाया करता था। बहुत कम जानते थे हम, बस यदा कदा मूड आता तो कुछ बता देते थे। उन कभी कभार सुनी हुई बातों से मन में एक खाका बना लिया था हम लोगों ने। उसमें पापा थे, एक बुआ थी और दादी माँ थी। पापा के बाबूजी तो उन्हें 2 साल का छोड़कर ही चल बसे थे। दोनों बच्चों को लेकर दादी माँ अपने भाई के पास चली गई थी। वहीं उन्होंने 8वीं की परीक्षा दी, ट्रेनिंग ली, और फिर दोनों बच्चों को लेकर नौकरी के लिए निकल पड़ी थी। दादी माँ को मैंने देखा नहीं, भाई के जन्म के कुछ दिन बाद ही चली गई थी। बुआ तो शायद बहुत पहले, बचपन में ही चल बसी थी। पापा के स्नेहसीन बचपन की एकमात्र साथी थी उनकी जीजी। कैसा लगा होगा उनकी मृत्यु पर? पापा बहुत कम बोलते अपनी जीजी के विषय में, शायद उन्हें उतना कुछ याद भी नहीं रहा हो। बहुत वर्षों बाद पापा ने अपनी बहन की करुण अंत कथा सिर्फ मुझे सुनाई थी। 16-17 वर्ष की कच्ची उम्र में जीजी से कोई अक्षम्य अपराध हो गया था। पापा हाई स्कूल के विद्यार्थी थे उन दिनों। बहन के अपराध की गंभीरता को समझने की उम्र भी नहीं थी, फिर भी रोष से सुलग उठे थे वे। उसी आवेश में माँ की बताई हुई दवा शहर से तुरंत ही ले आए थे। बहुत तेज दवा थी। बुआ 3 दिन तक मछली की तरह छटपटाती रही। वे दादी के साथ निर्विकार भाव से उन्हें मौत के मुंह में जाते हुए देखते रहे। बदनामी के भय से डॉक्टर तक को नहीं बुलाया। अपनी उन्हीं अपराधीन बहन को अग्नि देते समय उनका किशोर मन कांप कांप गया। सारे आरोप प्रत्यारोप तो मृत्यु के साथ ही बिला गए थे। बच रहा था एक भयानक एहसास, एक अपराध बोध कि जीजी अपनी मौत नहीं मरी, उनकी हत्या की गई है, और उस हत्याकांड में उनका भी बराबर का हिस्सा है। बहन की यह कलंक गाथा पापा ने माँ को कभी नहीं सुनाई। मुझसे ही कैसे कह गए, आश्चर्य होता है। उन दिनों मैं अपना एक पैर तुड़वाकर बिस्तर में कैद हो गई थी। माँ ने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली थी। फिर कभी मैरी के, कभी पड़ोस वाली आंटी के भरोसे मुझे छोड़कर काम पर जाने लगी थी। ज़्यादा छुट्टी लेना संभव भी नहीं था। खिड़की के पास लगे बिस्तर पर बैठकर मैं हसरत से सड़क का नज़ारा देखा करती। कैलेंडर को देखकर प्लास्टर खुलने का दिन गिना करती। तब पापा अवतीर्ण हुए थे, दोस्त बनकर, मित्र बनकर। अपने साथ वे ढेर की ढेर पत्रिकाएं ले आते। उनमें फिल्मी भी होती, बच्चों वाली भी। कहते, इससे मन हल्का रहता है। पढ़ पढ़ कर बोर हो जाती मैं, तो वे मेरे साथ बैठकर रमी, लूडो या सांप सीढ़ी भी खेलते। शतरंज मैंने उन्हीं दिनों सीखा। खेलते खेलते हम लोग ऊब जाते तो वे कॉफ़ी या बॉर्नविटा बना लाते। फिर हम दोनों आमने सामने बैठकर सिर्फ बातें करते। पापा तब अपने बचपन की बातें करते, बचपन जिसे उन्होंने मखमली डिबिया में बंद करके मन के तहखाने में डाल दिया था। ऐसे ही भावुक क्षणों में उन्होंने बुआ जी की यह कहानी मुझसे सुनाई थी और कहा था, जानती हो बेटे, इसलिए तुम लोगों को पल भर भी अकेले छोड़ने का मेरा मन नहीं होता। दुनिया में सभी लोग तो सज्जन नहीं हैं, और तुम लोग अभी कितनी नासमझ हो, पर तुम्हारी माँ को यह समझाना कितना कठिन है। पापा तो यह कहकर चुप हो गए थे, पर मैं उनका मतलब समझ गई।
उन दिनों माँ ने जैसे हमें सब विषयों में पारंगत करने की कसम खा ली थी। सितार, कथक, स्विमिंग, बैडमिंटन, कोई विषय नहीं छूटा था। क्लास में भी रिजल्ट अच्छा रखना पड़ता था। अंग्रेजी और गणित के लिए बराबर ट्यूशन लगी हुई थी। इतना सब करते करते हम लोग हाँफ जाते तो कहती, हमें शौक था तो हमें मौका नहीं मिला। दूसरों को देखकर तरस कर रह जाते थे। तुम लोगों को सुविधा मिल रही है तो नखरे आ रहे हैं। 7-8 भाई बहनों का लंबा चौड़ा परिवार था उनका। उस मध्यम वर्गीय परिवेश में संभव ही नहीं था कि सारी इच्छाएं, सारे शौक पूरे होते। समय से शादी हो गई, यही बहुत था। बचपन की सारी अतृप्त इच्छाएं माँ के मन में एक चिरंतन आक्रोश भर गई थी। अपने वर्तमान से वे कभी खुश नहीं रही। सुनहले भविष्य के लिए उनका असीम आग्रह पारिवारिक जीवन को नरक बनाने पर तुला हुआ था। उन दिनों पापा मेरी बीमारी के कारण दिन दिन भर घर में बैठे रहते। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झड़प हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। दफ्तर से लौटते ही माँ सीधे मेरे कमरे में चली आई। मुझसे हालचाल भी न पूछा। एकदम तिक्त स्वर में पापा पर बरस पड़ी। इसका बहाना लेकर आप कब तक घर में बैठे रहेंगे? मैं यहाँ वहाँ से क्लाइंट्स जुटाकर भेजती हूँ तो आपके दफ्तर में ताला पड़ा मिलता है। लापरवाही की भी हद होती है। क्रम से 4 घंटे तो वहाँ बैठा कीजिए। बेकार में हर महीने इतना किराया जा रहा है। पापा ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा ही हुआ, मेरी 2 सहेलियाँ तबीयत देखने आई हुई थीं। उनके सामने तमाशा नहीं हुआ। पर दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफिस हमेशा के लिए छोड़ दिया। सारा सामान घर ले आए। बरामदे में एक पार्टीशन लगवाकर बोर्ड टांग दिया। माँ सिर पटक कर रह गई। सच ही था, उतने किराए में उतनी मौके की जगह दोबारा मिलना असंभव था। पर पापा टस से मस नहीं हुए। माँ के लिए भुनभुनाते रहने का जैसे एक स्थायी कारण जुट गया। रोज की चकचक से हम लोगों में तो इतनी दहशत भर गई थी कि संगी साथियों को घर पर बुलाना ही छोड़ दिया। भाई उस साल पहली बार फेल हुए थे। संगीत की स्वर लहरियां मुझे होले से आकर जगा गईं। कहीं से सुप्रभातम आ रहा था। रजाई से सिर निकालकर देखा, बाहर गुप्त अंधेरा था। प्रभात अभी कोसों दूर था। अपनी उनिंदी आंखों को थोड़ा और कष्ट दिया। तब देखा, दीदी अपने 2-in-1 को हृदय से लगाए निस्पंद पड़ी हैं। ध्यान से सुनने पर गीत भी समझ में आ गया। विनय पत्रिका की शिव स्तुति थी। कर्नाटक शैली में गाई जा रही थी। कंबु कुंदेंदु कर्पूर गौरम शिवम। संगीत मुझे भी अच्छा लगता है, पर समय समय से। यह थोड़ी कि आधी रात से उठकर शुरू हो गई। मैंने हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दिया तो दीदी की तंद्रा टूटी। दुष्ट, उन्होंने हाथ में चिकोटी भरते हुए कहा। सोने दो यार, क्या आधी रात से रागमाला लेकर बैठ गई? मैंने कहा, आधी रात नहीं है, 4 बज रहे हैं। जरा ध्यान से सुन तो। खास तुझे सुनवाने के लिए टेप लेकर आई हूँ। मजबूरन सुनना ही पड़ा। नया सेट किया है? हाँ। फिर किसी प्रोग्राम का चक्कर तो नहीं है? कार्तिक जी मना कर गए हैं। प्रोग्राम के लिए मना किया है, सीखने पर तो कोई बंदिश नहीं है न। लेकिन व्यर्थ में करने से लाभ क्या है दीदी? नृत्य 4 दीवारी में बंद रखने की विद्या तो नहीं है। 4 दीवारी में बंद रहने की अभी कसम तो नहीं ली है मैंने, दीदी ने तैश में कहा। फिर एकदम भावुक होकर बोली, उसके सीखने में भी एक आनंद है शिकी। इतना ग्रेस है इस नृत्य में। सच, रेणु दीदी को नाचते हुए देखती हूँ तो अपना इतने सालों का सीखा कथक व्यर्थ लगने लगता है। दीदी एक निश्वास लेकर कैसेट से खिलवाड़ करती रही और फिर वही गीत बज उठा जो अभी रजत जयंती समारोह में बहुत सराहा गया था। श्याम सो हमारी राम राम कहियो। दीदी की भावाभिव्यक्ति उस समय देखते ही बनती थी। थोड़ा सा दक्षिण भारतीय पुट लिए पद्मनाभ का मखमली स्वर और भैरवी की भावप्रवण स्वरावली। सच, आंसू निकल आए थे मेरे तो। दीदी की मूंदी पलकों पर इस समय भी कुछ बूंदें चमक रही थीं। शायद वे लौट गई थीं अपनी विरहणी राधा की भूमिका में। गीत समाप्त होने के बाद भी उनकी तंद्रा टूटी नहीं। मैंने ही बटन ऑफ किया। ही इज़ एन एंजल रियली, उन्होंने जैसे अपने आप से कहा। कौन? यही पद्मनाभ। कभी कभी मुझे लगता है शिखी कि कोई शापग्रस्त गंधर्व ही मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया है। वह भी शायद यही सोचता हो। क्या? यही कि कोई शापग्रस्त अप्सरा उसके सुरों पर थिरकने के लिए धरती पर उतर आई है। सच? तू भी यह सोचती है? उस दिन पद्मनाभ भी यही बात कह रहा था। दीदी? कहीं तुम इमोशनली इन्वॉल्व तो नहीं हो?
पता नहीं शिखा, पर मैं इतना जानती हूँ कि वह व्यक्ति मेरे हर कदम पर फूल की तरह बिछ जाना चाहता है। और एक तुम्हारे कार्तिक हैं। तुम्हें नहीं लगता शिखा कि माँ अपनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है? माँ की बात छोड़ो दीदी, तुम अपने मन का तो पता करो। तुमसे बिना पूछे तो कुछ हुआ नहीं है। यही तो, कभी कभी अपना ही मन कैसी अबूझ पहेली बन जाता है। सगाई से पहले मैं जानती ही नहीं थी कि मेरे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है। धक से रह गई मैं। यह क्या कह रही हैं दीदी? कहीं माँ ने सुन लिया? और मेरी आंखों के सामने माँ का उस दिन का तांडव घूम गया। दीदी को चाहे अपने मन की बात बहुत बाद पता चली हो, पर लगता है माँ ने उनका मन बहुत पहले पढ़ लिया था। तभी तो वे इतनी व्यग्र हो उठी थी। नहीं तो हम लोगों के कहीं आने जाने को लेकर उन्होंने कभी टीका टिप्पणी नहीं की। उनका अपना बचपन बहुत सी बंदिशों में बीता था। अपने उसी कुंठाग्रस्त बचपन का प्रतिशोध मानो इस तरह लेती थी वे। पर दीदी की सगाई के साथ उनके मन में छुपी बैठी परंपरावादी माँ बाहर आ गई थी। अब तो वे अक्सर दीदी को डांट देती हैं या बुजुर्गों की सी अदा में समझाने लगती हैं। दोनों ही बातें विचित्र सी लगती हैं। एक बात कहूँ दीदी? कहो। पद्मनाभ इज नो मैच फॉर कार्तिक। उन दोनों की कोई तुलना नहीं है। तुलना कर भी कौन रहा है? यह तो अपनी अपनी पसंद है। फिर भी एक बात कहूंगी, पद्मनाभ पति के रूप में तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। क्यों? वह बहुत अमीर नहीं है इसलिए? नहीं, यह प्रश्न यहाँ बहुत गौण है। फिर तुम्हारे स्नेहदान से, तुम्हारे रूप की गरिमा से वह इतना अभिभूत हो जाएगा कि कभी तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा पाएगा। बहुत प्यारा लड़का है पद्मनाभ, पर देखना, उसके इस बिना शर्त समर्पण से तुम बहुत जल्दी ऊब जाओगी, खींच उठोगी। लगता है काफ़ी रिसर्च कर रखी है इस विषय पर। रिसर्च करने जैसा क्या है इसमें? अपने आसपास आंखें खोलकर देख लो, समझ जाओगे। अच्छा तो शिखा जी, लगे हाथ यह भी बता दीजिए कि आदर्श पति की परिभाषा क्या है? दीदी ने चिकोटी ली तो मैं रट्टू तोते की तरह शुरू हो गई। आदर्श पति वह है जो अपनी पत्नी से हाथ भर ऊंचा हो और उसे सदा अपनी नाक के नीचे रखे। प्यार में हो या तकरार में उसका पलड़ा सदा भारी रहे। अपने समर्थ कंधों पर वह पत्नी की सुरक्षा का, सुख सुविधा का, भरण पोषण का भार उठा सके। जो बस 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 समझ गई। तुम्हारा यह आदर्श पति ठीक कार्तिक का हमशक्ल है। और तुम दोनों एकदम 16वीं सदी से चले आ रहे हो। तुम दोनों? दीदी ने अनजाने ही यह कह दिया था, पर मन में जैसे जल तरंग बज उठी। कल्पना में अपने को कार्तिक के बगल में खड़ा करके देखा और दूसरे ही क्षण सारा संगीत थम गया। दीपावलियां बुझ गई। दीदी के सामने अपनी ढेरों विसंगतियां याद आने लगीं और हल्का सा मोच खाता अपना दाहिना पांव भी। लोग यूं ही कहते हैं कि पितृमुखी कन्या भाग्यवान होती है। क्या इसी को भाग्य कहते हैं कि आदमी सपने देखते हुए भी सहम जाए? कॉलेज से लौटी तो देखा घर में खूब हंगामा मचा हुआ था। माँ दफ्तर से असमय लौट आई थी और भाई और दीदी के साथ जमकर बहस हो रही थी। सभी चीख चीख कर अपना प्रश्न प्रस्तुत कर रहे थे। कुछ देर तक शांति से सुनती रही, तब जाकर उस हड़बों का सिर पैर समझ में आया। दीदी के मौसेरे जेठ मॉस्को से आए हुए थे। उनके साथ उनकी रूसी पत्नी भी थी। दोनों दीदी को देखने को उत्सुक थे। शाम को सब लोग आ रहे थे। दीदी गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मेरा अच्छा खासा तमाशा बना रखा है इन लोगों ने। हर तीसरे दिन कोई चला आ रहा है, खानदान ने हुआ मुगलिया सल्तनत हो गई। तुझे करना क्या होता है? माँ बोली। तैयार होकर सामने बैठना भर होता है। जरा मेरी तो सोच, 4 चीजें लानी हो तो बाजार मुझे ही जाना है। घर ठीक करूंगी तो मैं ही। तेरे पापा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर बैठ भी जाएं तो गनीमत है। औरों का तो सवाल ही नहीं उठता। प्लीज मम्मी। भाई एकदम गरजे। बेकार में झूठ न बोलिए। जब भी मौका पड़ा है मैं ही कूलियों की तरह सामान ढोता फिरा हूँ। आज भी तो बता देंगी, करूँगा। पर मैं पूछता हूँ, हर बार इतना शाही सरंजाम क्या जरूरी है? तेरी जेब से तो नहीं जा रहा न कुछ? मेरी जेब इस लायक कभी नहीं बनेगी, मुझे मालूम है। फिर भी पूछने का हक तो है। बहुत ऊंची उड़ान भरी है माँ आपने, निभाते निभाते दम फूल जाएगा। तो मंशा क्या है तेरी? उसे भी किसी भट्टी में फेंक दूं, जिंदगी भर जलती रहेगी मेरी तरह? माँ, कुछ कहना हो तो बता दो जल्दी से। ये बातें बाद में भी होती रहेंगी, मैंने तिक्त स्वर में कहा। तब जाकर वह महाभारत थमा। फिर वही हाय तौबा शुरू हो गई। सोफे के कवर्स बदले जा रहे हैं, दीवान की जगह बदली जा रही है।
नए पर्दे लग रहे हैं, क्रॉकरी चमकाई जा रही है, नाश्ते का सामान बनाया जा रहा है और भाई बेचारे बाजार के चक्कर लगाकर बेहाल हुए जा रहे थे। माँ को पल पल में कुछ न कुछ याद आ रहा था। कभी कभी मुझे लगता है, भाई बोले, यह लोग किसी न किसी बहाने या तो जासूसी करने आते हैं या हमारी परिस्थिति का मजाक बनाने। भाई ठीक ही कह रहे थे। पिछली बार दीदी की फुफेरी सास को लेकर उनकी ननद आई थी तो देर तक कप प्लेटों को उलट पुलट कर देखती रही। माँ ने दूसरे दिन ही नया सेट मंगवा लिया। एक बार दीदी के श्वशुर अपने किसी मित्र के साथ आए थे। दीदी की शकुंतला की विदाई वाली बड़ी सी फोटो ड्राइंग रूम में लगी थी। इतनी पुरानी फोटो थी दीदी के हाई स्कूल के ज़माने की, पर उसे भी वहाँ से हटाने के निर्देश मिल गए थे। एक बार बिना किसी सूचना के आ धमके थे ये लोग। दीदी उस समय छत पर बाल सुखाती हुई पड़ोस की कांति दीदी से बतिया रही थी। उस पर भी आक्षेप उठाया गया। समझ ही में नहीं आता था कि ये लोग आधुनिक हैं या पुरातनपंथी। अगर पुरातनपंथी हैं तो रोज रोज समधियाने में आने का क्या तुक था। माँ इस समय भी बहुत परेशान थी। दफ्तर में फ़ोन करके उन्हें इन मेहमानों की सूचना दी गई थी। तब माँ पापा को लेकर बाकायदा निमंत्रण देने गई थी। वहाँ दीदी की सास ने उन्हें कई बार कई तरीकों से बताया था कि नवीन और नताशा शादी में नहीं रहेंगे, और माँ पसोपेश में थी कि उन्हें शादी का नेक अभी ही दे दिया जाए या। हटाओ भी माँ, वह कोई खूसट हिंदुस्तानी बुढ़िया है जो नेक वेक की बात समझेगी। इतना जोरदार स्वागत कर रहे हैं हम लोग, इससे ज़्यादा की तो उन्हें आशा भी न होगी। पर वह खूसट बुढ़िया साथ में रहेगी न। और माँ ने हमारे मना करने पर भी 51 रुपए के 2 लिफाफे तैयार कर लिए थे। महीने की 22 तारीख को इतनी रकम भी भारी पड़ गई थी। सारा बजट गड़बड़ा जा रहा था, पर मजबूरी थी। हमारी आपाधापी से बेखबर दीदी चुपचाप तैयार होती रही। उन्होंने लाल और काले फूलों वाला सलवार सूट पहन लिया था। हल्का सा मेकअप करके एक ढीली चोटी डाल ली थी। वे बहुत उदास लग रही थी, उदास और सुंदर। साड़ी वाड़ी पहनो, माँ ने देखा तो डांट दिया। हम अपने घर में बैठे हैं, जैसे हैं ठीक है, दीदी ने मुंह फुलाकर कहा। कहीं वह महारानी हुई साथ में तो होंगी तो आंखें बंद कर लेंगी। अब हमारा दिमाग मत खाइए, नहीं तो हम सीधे मैक्सी पहनकर बैठ जाएंगे। हाँ, दीदी ने दो टूक फैसला सुना दिया तो माँ चुप हो गई। मुझे लगा दीदी विद्रोहिणी बनती जा रही हैं। माँ ने ज़्यादा तंग किया तो मुंह उठाकर कह देंगी, मारो गोली शादी को, हमसे यह गुलामी नहीं होगी। माँ भी इस बात को समझती हैं शायद, तभी न चुप हो गई। हेलो गर्ल्स, एम आई ऑल राइट? पापा ठीक 4:30 बजे तैयार होकर बाहर आ गए। कभी कभी ही सूट पहनते हैं पापा, पर बड़े स्मार्ट लगते हैं तब। भाई आप भी तैयार हो जाइए न, मैंने कहा। हम ऐसे ही ठीक हैं, भाई ने कुर्ते की बाँह से माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। हमें तो बैरागिरी करनी है, साहब बहादुर को हमसे बात तो करनी नहीं है। बेकार कपड़ों की क्रीज खराब क्यों करें? अपनी योग्यता बढ़ाओगे नहीं और फिर इसी तरह इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में सड़ते रहोगे। प्लीज़ माँ, मैंने कहा तो माँ चुप हो गई। पर उतनी देर में भाई का चेहरा कितने ही रंग बदल चुका था।